दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर संस्कृत हो। तो सभी वीडियोज आपको डेली 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, पहले आप वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको लगता है कि यहाँ से कुछ बेनिफिट होगा सीटेट के लिए, एपीटेट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाए। पहला प्रश्न यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास, पहला ऑप्शन, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो भाई अगर हम लगातार परीक्षाएं करा रहे हैं तो इससे क्या बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि परीक्षा से विकास नहीं होगा ना। दूसरा ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हों। तो पारंपरिक पद्धतियों को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा कुछ नया करना है, ठीक है। और बच्चों को भी खोज के अवसर देना है, जो परंपरा से चलता आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो ये कमज़ोर हो गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन सही है। तो पहले प्रश्न के लिए आंसर क्या मिलेगा? संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है? तो अगर वातावरण अच्छा है, विविधतापूर्ण वातावरण है, समृद्ध है वातावरण, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा है, तो बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा और उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप सभी जानते होंगे निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पे मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये क्वेश्चन आपको एज इट इज याद कर लेना है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध किससे है। ऑप्शन है यहाँ पे, आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान या फिर वातावरण एवं पालन पोषण। बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रीति, सोमी, अफसाना बानो, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है ये प्रकृति और पोषण विवाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है जो एक्टिव ना हो, जिससे समाज बच्चे में सामाजिकरण का विकास ना हो? तो देखिए, परिवार से तो होता ही है, परिवार प्राथमिक कारक माना जाता है। और स्वास्थ्य क्लब, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है स्वास्थ्य क्लब, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण की भावना का विकास होता है बच्चे में, ठीक है। इको क्लब में भी होता है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, जो पुस्तकालय होगा वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं क्योंकि इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब है किसको इग्नोर किया जाता है या अवहेलना किसकी होती है। तो वाइगोत्स्की, बहुत सारे लोग वाइगोत्स्की देखते ही इसका ऑप्शन लगा देते हैं सामाजिक, और फिर कहते हैं कि सर आपने ही बताया था कि वाइगोत्स्की का संबंध समाज से। नहीं भाई, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन सकारात्मक है या नकारात्मक। उपेक्षा लग गया मतलब क्वेश्चन निगेटिव है। तो अब आपको देखना है, वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में सामाजिक तत्वों की बात करते हैं। सामाजिक तत्वों की बात का मतलब ये हुआ कि बच्चे समवयस्कों के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में सीखते हैं। ये बात वाइगोत्स्की ने कही, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उपेक्षा, तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है, जबकि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो जैविक कारक की उपेक्षा की है। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है, मतलब कौन सा स्तर होगा? पियाजे से ये क्वेश्चन है
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी यहाँ पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी 0 से 2, फिर थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर था 7 से 11 मूर्त, फिर था अमूर्त। तो जब बच्चा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बच्चा 1 वर्ष का है, क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दे दिया है अगर आपने सिद्धांत को पढ़ा। अब 1 वर्ष बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी में होता है 0 से 2 वर्ष और इसी में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सोचता है, सीखता है और देखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार वीडियो को आप सभी लोग मिलकर के लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया नाम की कोई लड़की है, वो देखिए पिकनिक जा रहा होगा क्लास स्कूल की तरफ से, तो क्लास के कुछ बच्चे उसमें से रिया है, कहा जा रहा है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ये सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, रिया जो है ये ऋषभ से सहमत नहीं है। ऋषभ चाहते हैं कि पिकनिक जाया जाए लेकिन रिया सहमत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो होगा, जो कॉन्सेप्ट दिया है अनुकूलन का, आत्मसातकरण का, समायोजन का पियाजे ने, उसी से ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सहपाठी का विरोध हो रहा है, अर्थात सहयोग की नैतिकता से संबंधित होगा। सहयोग हो रहा है ना, यहाँ पे सहमत नहीं है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे सहपाठी का जो विरोध हो रहा है वो सहयोग की नैतिकता को दर्शा रहा है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का सिद्धांत का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है उसमें 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। तो यहाँ पे व्यावहारिक भी दिया है। ठीक है, अब आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे 8वें प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा, एक रूप पूछा जा रहा था, हमने आपको तीनों बता दिए, व्यावहारिक यहाँ पे दिया है तो व्यावहारिक वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। प्रीवियस क्लासेज जो हुई हैं उनके वीडियोस के लिंक हमने ट्रिकी वीडियोस, संस्कृत की और हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, पहले कमेंट में, ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतनी सुविधा आपको हो सकता है किसी अदर चैनल पे ना मिले, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, इतना आप चेक करिएगा और उन वीडियोस को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ लिया है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो जो लोग इसका आंसर कर रहे हैं एल्फ्रेड बिने, उनका जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एल्फ्रेड बिने बिल्कुल सही होगा। बुद्धि परीक्षण बुद्धि की माप का सबसे अच्छा साधन है और इसका जो निर्माण है सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला ऑप्शन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दूसरा ऑप्शन सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना व समझना व लिखना, या फिर व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो भाई ध्वनि संबंधी जागरूकता का यहाँ पे व्याकरण से नियमों से कोई संबंध नहीं होगा। अब पूछा जा रहा है किस क्षमता से संबंधित है। सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे तो ध्वनि वाली बात कही जा रही है और ध्वनि वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व इसमें हेर फेर करने की योग्यता से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये क्षमता होगी चिंतन करने की तभी तो आप जागरूक कर पाएंगे, ध्वनि संबंधी जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद यानी जेंडर बायस से हमने आपको हर जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए आपने खुद देखा होगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करेगा या नहीं करेगा ये आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के रसान्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जेंडर बायस यानी लिंग विभेद, लिंग विभेद अगर किया जा रहा है तो कक्षा में किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे विद्यार्थियों के रसान्मुख
प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बनेगा, क्योंकि जब भेदभाव होगा कक्षा में, पक्षपात होगा, तो कहीं ना कहीं से देखिए कक्षा प्रभावित होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिंग भेद शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इसी के फलस्वरूप निष्पादन पे, रासायनिक पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। चाक्षुष का मतलब जानते हैं विजुअल, जिसको आप देख करके सीख सकें, तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देख करके सीखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संग्रहण में तो डेटा कलेक्शन हो जाएगा ना, तो बेहतर ऑप्शन आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो क्या कर रहा है? पहले शिक्षक ने क्या किया? कक्षा के कार्य को कलेक्ट किया, फिर उसको पढ़ाया, फिर उसकी प्लानिंग की योजना बनाया, फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करा। तो क्या ये सीखने का आकलन कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन? तो भैया यहाँ पे सीखने के समय तो आकलन हो नहीं रहा है, सीखने का भी आकलन नहीं हो रहा। कहा क्या जा रहा? अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है। आकलन जो होगा उससे कुछ हम सीखेंगे, तो जो आकलन किया जा रहा है किस लिए हो रहा है? सीखने के लिए। ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है? नहीं, यहाँ पे भी परीक्षा पे बल दिया जा रहा है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दूसरा ऑप्शन देखिए, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सही। देखिए कहा क्या रहा है? वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब ऐसे शिक्षक जो आकलन होता है विद्यालय आधारित उसके अंतर्गत कार्य करेंगे, तो वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखेंगे। ठीक है, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो भैया ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, जैसे हम आपसे पूछें कि यही वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो यहाँ पे आप कुछ सोच करके आंसर करेंगे, ना कि यस और नो में आंसर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपसारी होगा या विश्लेषणात्मक होगा, मुक्त अंत होगा या फिर समस्या समाधान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ग्रेडिंग वाले सिस्टम और अंक वाला, भाई पहले यूपी बोर्ड में भी यही था, अंक था, ग्रेडिंग नहीं था, धीरे धीरे ग्रेडिंग आया। तो ये किस प्रकार का संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक रूप से ग्रेड अंकों से अलग अलग संबंध रखता है। एनालिसिस मेथड के द्वारा आप इसको पता करते हैं कि किस तरीके से अलग है। छात्राएं, पहला ऑप्शन, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखी हैं। छात्राएं के संबंध में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो लड़कियां हैं उनको मैथ कम आती है, लड़कों को ही मैथ आती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बी ऑप्शन बढ़िया है कि अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने के कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? मतलब दिक्कत किस में हो रही है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 2 से 3 नंबर आपको ये टॉपिक भी दिला सकता है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना है। अधिगम संबंधी विकार बाई वनडे एग्जाम स्टडी अगर आप लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा। इसी में हम क्या करते हैं, बिना किसी भेदभाव के हम सभी के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं स्कूल के अंतर्गत। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित हैं।
तो किससे संबंधित है ये? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। 19वां प्रश्न आप सबके सामने, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये किसके गुण है? तो ये प्रतिभा के साथ संबंधित होंगे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन? स्मरण वाले यानी याद करने वाले, तो ये अपने आप में निगेटिव हो गया। समझ आधारित, ये हो सकता है आंसर। सर्जन यानी सृजनात्मक क्वेश्चन या फिर विश्लेषण वाले क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए यहाँ पे बेहतर ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन ऐसे हों जो सृजनात्मकता से जुड़े हों, क्रिएटिविटी से जुड़े हों, नवाचार से जुड़े हों, जिसमें कुछ नया करने के लिए हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अधिगम नियोगिता का आकलन करना है गणित में। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग या फिर उपलब्धि। तो देखिए, हमने आपको कई बार बताया है निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम कमियों को पता लगाते हैं। तो यही सबसे अच्छा टेस्ट होगा। इसमें हमें पता चलेगा कि बच्चे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिर उसको दूर करने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 22, चित्र। अगर हम कहीं भी कुछ पढ़ा रहे हैं और फिगर का प्रयोग कर रहे हैं तो इस पे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने में चित्र जो है मदद करते हैं। बच्चों को हेल्प मिल जाती है। अगर आप चित्र के द्वारा पढ़ाते हैं, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को समझने में आसानी रहती है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों में सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। यहाँ पे स्वतंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने। तो एल्बर्ट बंडूरा ने बात की थी मॉडलिंग की यानी प्रतिरूपण की। इन्होंने कहा था कि बच्चों में सीखने, इनका आपको सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसी सिद्धांत में इन्होंने कहा कि बच्चों में सीखने के लिए मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है। मॉडलिंग के तरीके से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बालक जैसे मान लिया बच्चा छोटा है और मोटू पतलू आपने देखा होगा, बच्चे सीरियल देखते हैं तो फिर वैसे ही वो कॉपी करने लगते हैं ना। अर्थात मॉडल से बच्चे क्या है, सीखते हैं कुछ ना कुछ, या कोई उनका कोई फेवरेट एक्टर हुआ तो उसको वो कॉपी करने लगेंगे, है ना। तो ये एक चीज़ है, इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य ज्ञान का सक्रिय निर्माण, या फिर अन्वेषणक सीखना और स्वतः खोजपरक संबंधी पद्धतियाँ। आगमन निगमन विधि आपने अगर पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा होती है, और आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्रों की बात हो रही है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट या ये विचार किसका है, थॉर्नडाइक का, पियाजे का, वाटसन का, वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये देखिए यहाँ पे त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप किसी बच्चे को कोई एक अवधारणा सिखाते हैं और वो प्रयोग करता है, ठीक है, अभ्यास की बात आ गई, तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब किसने दिए थे बताइए, थॉर्नडाइक ने दिए थे ना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 26वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, विचार करना, समानुभूति देना। एक ऑप्शन और होना चाहिए था यहाँ पे, बताते हैं आपको क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आप सबके सामने। याद करना, विचार करना, समानुभूति देना। बी ऑप्शन में आप ऐड कर लीजिएगा, गतिक प्रक्रमण होगा यहाँ पे। तो संवेगात्मक बुद्धि से किसका संबंध होगा क्वेश्चन नंबर 26 में? सहानुभूति देना या फिर समानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 26
समानुभूति देना। ठीक है, समानुभूति देना इसका सही जवाब मिलेगा, क्योंकि समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? आंतरिक बल जो प्रोत्साहित, आपको मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेट ही कहते हैं। अभिप्रेरणा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको अभी दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरणा। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव, मोटिवेशन के साथ साथ क्या जरूरी है यहाँ पे? फैक्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आवश्यकता, आपने सुना होगा एक कहावत कही गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम माना है। दो तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं। तो अभिप्रेरणा जो है यहाँ पे पूछा रहता है अभिप्रेरणा के साथ कौन सा संबंधित होगा, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि जब आपको आवश्यकता होगी तभी आप कुछ कार्य करने के लिए शुरुआत करते हैं और तभी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो 28 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने, यहाँ पे पहुंचने होगा और यहाँ पे प्रेरणाएं होगा, और व्यक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की प्रेरणाएं? प्रभावी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे भावनात्मक प्रेरणाएं। तो 29 के लिए आपका सही जवाब आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ऊपर आई बटन में देखिएगा सीटेट जुलाई के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हमने ऐड कर रखे हैं, उनको देखिए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, 29 के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन होगा, और यहीं पे आपको ट्रिकी वीडियोस के भी लिंक दिखेंगे, उनको भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये क्या प्रभावित करेगा? वो भी सकारात्मक नहीं। फेल हो जाने का भय किसको प्रभावित करेगा? सहपाठियों से प्रतियोगिता या फिर अर्थपूर्ण संबंध या फिर देखिए दबाव तो अपने आप पे निगेटिव हो गया कि माता पिता का अगर प्रेशर रहता है बच्चे पे तो ये तो निगेटिव हो गया, अर्थात यहाँ पे आंसर आएगा अर्थपूर्ण संबंध। ये था आज का वीडियो। यहाँ पे ट्रिकी वीडियोस और ईवीएस के वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, क्लिक करके देखें।